नमस्ते। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों में जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये कि अर्नब गोस्वामी की 500 पेज की चैट लीक हो गई। वो चैट किसके साथ की गई थी? वो BARC के पूर्व CEO पार्थदास गुप्ता के साथ चैट हुई थी। वो चैट लीक हो गई है। उसके बाद जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं वो ये कि ये चैट जेन्युइन भी है या नहीं है। क्या ये व्हाट्सएप चैट जो PDF फाइल में जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, ये कितनी सच है कितनी झूठ है? किसी ने बना के तो नहीं सेंड कर दी है, किसी ने बना के तो नहीं वायरल करा दी है, ये कोई साजिश तो नहीं है? और ये सवाल जायज़ भी हैं क्योंकि किसी की पूरी व्हाट्सएप चैट इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। सबसे पहली बात जो लोगों के दिमाग में आती है, जो मेरे भी दिमाग में आई, आपके भी आई होगी, कि जब व्हाट्सएप चैट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं तो लीक कैसे हो सकती हैं? एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज हम भेजते हैं तो मैंने अगर आपको कोई मैसेज भेजा तो उसे मेरे और आपके अलावा कोई देख नहीं सकता है। एन्क्रिप्शन का मतलब कुछ ऐसा है कि हम किसी कागज़ पे कोई मैसेज लिखें और उसे एक ऐसे बक्से में बंद कर दें जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास हो जिसके पास वो बक्सा जाना है। कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बोलते हैं। मतलब सिर्फ दो ही लोग उन मैसेज को देख सकते हैं, एक भेजने वाला और एक जिसके पास भेजा गया है वो। तो ये चैट कैसे वायरल हुई, ये चैट कैसे लीक हुई? तो इसके पीछे जो जवाब मिला वो ये कि ये चैट वायरल नहीं हुई है, ये चैट किसी की उन्होंने हैक नहीं की है, बल्कि ये चार्जशीट में जो कागज़ लगाए 3600 पेज की जो चार्जशीट मुंबई पुलिस ने बनाई है अर्नब गोस्वामी, और इस TRP केस में जो चार्जशीट इन्होंने बनाई है जिसमें अर्नब गोस्वामी भी शामिल हैं, जिसमें पार्थदास गुप्ता भी शामिल हैं और भी बहुत सारे लोग वांटेड हैं इसमें। तो उसमें जो 3600 पेज की जो चार्जशीट है उसी में मुंबई पुलिस ने इस चैट के स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं, इस चैट की PDF फाइल्स भी लगाई हैं, और कहीं कहीं पे किसी स्क्रीनशॉट में ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है कि ये कौन से थाने से रिलेटेड है या किसने इनको अटेस्ट किया, किसने वेरीफाई किया है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम मान सकते हैं कि ये जो चैट है वो जेन्युइन हो सकती हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है वहाँ से कोई ये ऑफिशियल बयान ना दे दे कि ये चैट जो है ये जेन्युइन है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, तब तक हमें इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी इस पे भरोसा करने के कारण तो बहुत सारे मिल जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आया वो ये कि पार्थदास गुप्ता अगले ही दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कहा जा रहा है कि वो लो ब्लड शुगर की वजह से एडमिट हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है कि पहली रात ये चैट वायरल होती है, अगले दिन दोपहर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप अपने हिसाब से सोचिए, एनालाइज कीजिए, फिर किसी डिसीजन पे पहुँचिए। एक और चीज़ मैं अब आपको दिखाता हूँ इस मामले में जो आपको शायद और ज़्यादा यकीन दिला दे कि ये चैट जितनी भी हैं ये असली हैं, इनमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। नवभारत टाइम्स की आप एक कटिंग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है, हालांकि वो भी सूत्रों के हवाले से लिख रहे हैं कि आगे और भी ऐसी चैट्स रिलीज होंगी, आगे और भी ऐसे सबूत कोर्ट में दिए जाएंगे। ये चैट भी सही है और ऐसी और भी चैट हैं, और लोगों की भी जो व्हाट्सएप चैट है या कुछ और ईमेल कॉन्वर्सेशन है वो मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखी हैं। वो एज ए सबूत, एज ए एविडेंस वो पेश करेंगे कोर्ट में जब जब उनकी ज़रूरत होगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिला के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये चैट जेन्युइन है। और एक और जो सबसे बड़ा सबूत मेरी नज़र में है, हालांकि इसे कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है ये भी एक सबूत है कि ये भाई साहब चिल्ला चिल्ला के अब तक पूरे देश को सर पे उठा लेते अगर ये चैट फर्जी होती कि देखो मेरे नाम से फर्जी चैट्स वायरल की जा रही हैं, ये लोगों की साजिश है, ये है वो है। मुझे नहीं लगता ये बंदा इस बात पे चुप रहता, ये बंदा इसको पूरी तरह से देशद्रोह की साजिश बता देता या अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त घोषित कर देता कि आतंकवादियों ने ये चैट फैलाई है या उसके खिलाफ लोग ये सब कर रहे हैं, जो शेयर कर रहा है वो हर आतंकवादी ही है। इस बंदे का चुप बैठना भी अपने आप में एक सबूत है। इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा कि अर्नब गोस्वामी अगर चुप बैठा है तो क्यों बैठा है। आज भारत अगर नहीं पूछ रहा है तो क्यों नहीं पूछ रहा है। अब आते हैं कि इन चैट्स में लिखा क्या हुआ था। जो सबसे सीरियस बात थी, जो सबसे घटिया इस बंदे की बात थी, वो थी पुलवामा अटैक के बारे में। ये पुलवामा अटैक को सेलिब्रेट कर रहा था, इसे अपने लिए एक माइलस्टोन की तरह ले रहा था और इस चीज़ को भुनाने की वो पूरी तरह कोशिश कर रहा था और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी रहा अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें। इसने अपने चैनल को काफ़ी बड़ा कर लिया, इसने ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह दिखाया,
हालांकि वहाँ पे इसने सीरियस फेस बनाया हुआ था, वहाँ पे एक देशभक्त बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस चैट में हमें नज़र आता है कि इसने उस हमले को, उन जवानों की शहादत को सेलिब्रेट किया है। यहाँ तक कि उसे एयर स्ट्राइक के बारे में भी पता था। ये बंदा इतने अंदर तक घुसा हुआ है, इतनी इसकी जड़ें फैल चुकी हैं हमारे सिस्टम में कि ये कुछ भी करने की ताकत रखता है। उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि पीएमओ में नौकरी के लिए, पीएमओ में एक पोजीशन पाने के लिए पार्थदास गुप्ता अर्नब गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या है अर्नब गोस्वामी, कौन से डेजिग्नेशन पे है कि पीएमओ में ये जॉब सिक्योर करवा सकता है? और उससे भी बड़ी बात, उससे भी ज़्यादा टेंशन वाली बात ये है कि अगर ये फेक भी है तो हमारी सरकारी एजेंसियां इस न्यूज़ को बस्ट क्यों नहीं कर रही हैं? वो क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही हैं कि ये फेक है, इन चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए? मीडिया में इस बात पे बहस क्यों नहीं हो रही है? बाकी के जो मीडिया के एंकर हैं, किसी को कचरा भी बताया गया है, किसी को घटिया भी बताया गया है इन चैट्स में, वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जैसे को तैसा हो रहा है, या ऐसा हो कि इसके हाथ में सबकी नब्ज कहीं ना कहीं इसने पकड़ी हो, उन लोगों को ये खतरा हो कि तुम अगर बोलोगे तो तुम्हारी भी नब्ज दबाई जाएगी। ये तो चलो रही मीडिया की बात, कोई बात नहीं है, ये मौसेरे भाई हैं, इसने कह दिया होगा कि कल को अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई ऐसी बात आएगी तो मैं भी नहीं चिल्लाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल एक और ये भी उठता है कि अपोजिशन क्यों चुप है? वो इस बात पे क्यों नहीं बोल रही है कि रक्षा मंत्रालय की, या फिर यूँ कहिए हमारी सेना की इतनी सीक्रेट जानकारी 2 कौड़ी के पत्रकारों को ऑपरेशन से पहले मिल जाती है? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? इस बात पे सब चुप क्यों हैं? सब चुप हैं तो हैं, अपोजिशन चुप क्यों है? कांग्रेस लगा लीजिए आप, समाजवादी पार्टी लगा लीजिए, टीएमसी लगा लीजिए, कोई भी पार्टी इस बात को उठा क्यों नहीं रही है? जबकि सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से यही चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है कि अर्नब की चैट रिलीज हो गई है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, वहाँ पे वो लिखा हुआ है, पुलवामा हमले के बारे में लिखा हुआ है, एयर स्ट्राइक के बारे में लिखा हुआ है, और भी न जाने कितनी बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस चीज़ को अपोजिशन भी क्यों नहीं मुद्दा बना रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन की भी रग रग से वाकिफ़ हों ये लोग, और उन्हें भी बता दिया गया हो कि चुप रहने में ही आप लोगों की भलाई है? खैर, एंड नोट पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पे 100% भरोसा ना करें, लेकिन पूरी तरह से इसको इग्नोर भी ना करें। जिस तरह से सोशल मीडिया पे आउटरीच चल रहा है, किसी ना किसी को ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी इनके बारे में, या तो इन्हें सही बताना पड़ेगा या इन्हें पूरी तरह से फेक बताना पड़ेगा। तब तक आप अपना स्टैंड ना लें, लेकिन तब तक ये सवाल ज़रूर करते रहिए कि अगर ये चीज़ आई है सोशल मीडिया पे तो इस पे सब लोग चुप क्यों हैं? हालांकि मुझे अब भी यही लगता है कि ये सही भी अगर डिक्लेयर हो जाती हैं, मुंबई पुलिस खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देती है, तो भी अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें आपको भूलने की आदत है। ये सरकारें, ये घटिया पत्रकार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इस बार अगर आप अर्नब को भूल गए, इस बार अगर आप लोगों ने ये गलती माफ़ कर दी, तो हो सकता है आने वाले समय में इससे और ज़्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को झेलने पड़े। मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जाग जाइए, किसी पर रिलाय मत कीजिए, किसी की अंधभक्ति मत कीजिए। ना मोदी को पूरा सही मानिए, ना राहुल को पूरा सही मानिए, ना अर्नब को ही सच्चा पत्रकार मानिए, ना रविश को ही सच्चा पत्रकार मानिए। बात को तोलिए, परखिए और उस बात को सही या गलत डिसाइड कीजिए। अगर अर्नब सही कह रहा है तो अर्नब के साथ रहिए, रविश सही कह रहा है तो रविश के साथ रहिए। आंख बंद करके ज़िंदगी भर किसी का समर्थन मत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।